चतुर्भुज पर आधारित इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के सारे प्रकार और उनकी विशेषताओं को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्नावली रहेगी जिसे आपको हल करना है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज की परिभाषा समझेंगे। चतुर्भुज के नाम में ही स्पष्ट है, चतुर माने चार और भुज माने रेखा खंड। चार रेखा खंडों से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। सारे शब्दों को समझेंगे चित्र की सहायता से। जैसे चित्र नंबर 1 को ध्यान से देखें तो इसमें चार रेखा खंड हैं जिन्हें भुजाएं कहते हैं और ये बंद आकृति है, कहीं से गैपिंग नहीं है, पैक है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ये दूसरी आकृति भी चतुर्भुज है, लेकिन अगर तीसरी आकृति को देखा जाए तो चार रेखा खंड यानी चार भुजाएं तो हैं इनमें, लेकिन बीच में गैपिंग है, ये बंद आकृति नहीं है, खुली आकृति है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। अगली तीनों आकृतियां भी चतुर्भुज हैं। क्या यह एक चतुर्भुज है? यह बंद आकृति है, लेकिन भुजाएं सिर्फ 3 हैं, इसलिए चतुर्भुज नहीं है, ये एक त्रिभुज है। इसे हम बंद आकृति बनाकर चतुर्भुज बना लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कुछ सामान्य विशेषताएं सारे चतुर्भुजों में लागू होती हैं। जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक उसी प्रकार चाहे जैसा भी चतुर्भुज हो, हर प्रकार के चतुर्भुजों के चारों अंतःकोणों का योग, ये इनके अंतःकोण हैं, देख लीजिए ये अंदर वाले, इनका योग 360 अंश होता है। यदि किसी चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दें तो चतुर्भुज की दूसरी भुजा के साथ जो कोण बनता है उसे बाह्य कोण बोलते हैं। ये बाह्य कोण हो गया, ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण। इसी तरह ये बाहर की तरफ जो बढ़ाया गया है, और चाहे तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, अगर इसको बढ़ाते हैं तो इस भुजा के साथ जो कोण बन रहा है ये भी बाह्य कोण कहलाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ये वाला कोण बाह्य कोण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो किरण है और ये जो किरण है ये चतुर्भुज के किरण या चतुर्भुज की भुजाएं नहीं हैं। चतुर्भुज की परिभाषा जैसा कि हमने अभी देखा है कि चार रेखा खंडों से बनी हुई बंद आकृति होती है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये चतुर्भुज, ये किनारे किनारे वाली लाइन जो काले में बनी है उससे कहते हैं, या अंदर वाला ये वाला जो शेडेड रीजन लाल में है उसको कहते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि बनी हुई आकृति को ही चतुर्भुज कहा जाता है, यानी ये जो काला वाला है इसे चतुर्भुज कहा जाता है। देखिए, हम चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट इस तरह से है, चतुर्भुज इस तरह की आकृति है, बीच में देखिए गैप है, बीच में भरा हुआ नहीं है। अंदर वाले हिस्से को, ये शेडेड रीजन को चतुर्भुज का अंतः क्षेत्र या इंटीरियर बोलते हैं, और चतुर्भुज के बाहर वाले हिस्से को बाह्य क्षेत्र या एक्सटीरियर बोला जाता है। आइए अब हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है समलंब। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण और 2 विकर्ण होते हैं, चाहे चतुर्भुज कैसा भी क्यों न हो। कभी हमारे सामने ऐसा चतुर्भुज आ जाए, जैसे इस चित्र को देखिए, चार भुजाएं हैं, लेकिन इस भुजा
और इस भुजा को ध्यान से देखने पर मालूम चलता है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। समांतर का मतलब कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी और इनको अगर आगे बढ़ा दें तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं। लेकिन ये जो दो भुजाएं हैं ये आपस में मिल जाएंगी अगर आगे बढ़ाएंगे। अर्थात इस चतुर्भुज की खासियत ये है कि सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजा माने आमने सामने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो तो ऐसे ही चतुर्भुज को बोलते हैं समलंब। देखिए अंग्रेजी में इसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये भी समलंब है, इसमें इस चतुर्भुज में ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये दो भुजाएं समांतर नहीं हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये वाला चतुर्भुज समलंब नहीं है। ऐसा इसलिए कि कोई भी आमने सामने का जोड़ा समांतर नहीं है। समलंब में कोई और खासियत नहीं होती है कि ये विकर्णों के बारे में या कोणों के बारे में इस तरह का कुछ भी ऐसा खास नियम का ये पालन नहीं करता है। तो ये तो समलंब रहा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिए गए चतुर्भुज के दोनों ही जोड़े, सम्मुख भुजाओं के दोनों ही जोड़े देखिए समांतर हों। देखिए ध्यान से, तो ये समांतर है अपने सामने वाली भुजा के और ये समांतर है ये डबल वाला अपने सामने वाली भुजा के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े परस्पर समांतर हो जाएं उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। समलंब में और समांतर चतुर्भुज में यही हल्का सा अंतर है। समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर रहेगा और पैरेललोग्राम में या समांतर चतुर्भुज में दोनों ही जोड़े सम्मुख भुजाओं के परस्पर समांतर होते हैं। तो क्या समांतर चतुर्भुज समलंब है? बिल्कुल है। ऐसा इसलिए यहाँ पे समझते हैं, समलंब में यही तो कहा गया था कि एक जोड़ा समांतर हो जाए। समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़े समांतर हैं, अर्थात एक जोड़ा तो समांतर है ही है अगर समझना है इस तरह से तो, अर्थात प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में समलंब की परिभाषा शामिल है। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ खास बातों को, खास विशेषताओं को समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इसलिए वो बराबर भी हो जाती हैं। यदि बराबर नहीं होंगी, अगर आपको मन कर रहा कि नहीं लंबी भी हो सकती हैं, तो लंबा करेंगे जैसे ही तो देखिए अब ये समांतर नहीं रह जाएगा, तो उन्हें बराबर होना ही पड़ेगा। तो पहली विशेषता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा अगर आमने सामने के कोणों को देखें, इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण डबल वाला, डबल के बराबर, ये दोनों ही बात कोण आमने सामने की कोण भी बराबर होते हैं। फिर बोल दे रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, साथ ही समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आइए अब विकर्णों के बारे में बात करते हैं। विकर्णों को अगर देखें, ये विकर्ण कहलाते हैं, ये तिरछा मिला दें, कोना शीर्ष से शीर्ष मिला देते हैं आमने सामने के, तो देखेंगे कि एक विकर्ण बड़ा है और एक विकर्ण छोटा है। लेकिन ये बीच में यहाँ पे जो काट रहे हैं वो बिंदु पे, तो हम देखेंगे, देख सकते हैं कि इस शीर्ष से इस कटान बिंदु तक जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस साइड की भी होगी और जितना रेखाखंड ये वाला है उतना ही ये वाला होगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
समांतर चतुर्भुज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आगे के जो भी चतुर्भुज हैं, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, ये सभी समांतर चतुर्भुज हैं। अगर इनके चित्रों को ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जितने भी सामान्य विशेषताएं होंगी इन तीनों पर भी लागू होंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी इनमें तीनों में जुड़ जाएंगी। आइए अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर एक बहुत ही मज़ेदार उसकी विशेषता है, उसको देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार है और ऊंचाई का मतलब सामने वाली भुजा से जितनी दूरी हो। अब यदि इसी लंबाई वाले आधार और इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि हम कोई दूसरा समांतर चतुर्भुज बना लें, देखिए आधार वही है, समांतर भुजाएं वही हैं, तो ये जो लाल वाला नया समांतर चतुर्भुज बना उसका क्षेत्रफल भी आधार गुणे ऊंचाई ही होगा, अर्थात दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अभी हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज के कोण, आमने सामने के कोण बराबर तो होते हैं, लेकिन कितने होते हैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। कभी ऐसा हो जाए कि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, इनके बीच का कोण 90 अंश का हो जाए, ये सीधी हो जाए, तो ऐसे ही चतुर्भुज को बोलते हैं आयत। अर्थात आयत जो होता है, देखिए यहाँ पे आयत, ये यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है और उसी समांतर चतुर्भुज के जो कोण है वो क्या हो जाए कि प्रत्येक कोण 90 अंश के हो जाएं। भुजाएं तो समांतर ही हैं आमने सामने की, केवल कोण जो है 90 अंश के हो जाएं, अर्थात भुजाएं क्या हो जाएं, सीधी हो जाएं, तो उसी समांतर चतुर्भुज को कहेंगे आयत। अर्थात आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आइए अब आगे समचतुर्भुज देखते हैं कि ये क्या चीज होता है। जैसा कि नाम में ही लिखा है, सम माने हम जानते हैं, सम माने बराबर, और चतुर्भुज का मतलब तो जानते ही हैं जिसमें 4 भुजाएं हों। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, देखिए ये हम बना रहे हैं, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं सम चतुर्भुज या रोम्बस। इसकी क्या खासियत है? एक खासियत तो यही है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहां भी एक चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। दूसरा, यदि चारों भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने की भुजाओं को समांतर होना ही पड़ेगा, वो समांतर हो जाएंगी। यदि समांतर नहीं होंगी तो देखिए या तो बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, और दोनों ही स्थिति में ये साइड जो है बराबर नहीं रह जाएंगे और हम उसे समचतुर्भुज नहीं कह पाएंगे। तो फिर समझते हैं आगे, टीएलएम की सहायता से समझते हैं इसके कोणों और विकर्णों को। देखिए ये एक टीएलएम है जिसमें 4 बराबर भुजाएं की सहायता से बनाया गया है। इसको देखिए, चारों भुजाएं बराबर हैं, आपको दिख रहा होगा, इसलिए ये एक समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट दे रहा है। अब हम इसको थोड़ा मूव कर रहे हैं, देखिएगा, और देखिए कोणों को देखते जाइए। इधर वाले कोण फैल रहे हैं और इस साइड वाले कोण घट रहे हैं, देखिए, देखते जाइए, देख रहे हैं ना। और विकर्णों को देखिए, ये विकर्ण जो हैं इधर साइड वाले,
एक साइड का विकर्ण जब बढ़ रहा है तो दूसरे साइड का घट रहा है, लेकिन दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। ये टीएलएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही करते करते कभी ऐसा हो जाए कि चारों ही भुजाएं 90 अंश का कोण बना दें तो आगे चल के इसे ही वर्ग कहा जाएगा। आइए फिर कायदे से समझते हैं। तो समचतुर्भुज की विकर्णों की विशेषता ये है कि ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे समद्विभाजित करते हैं। और अभी हमने देखा कि समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही है एक तरह का। केवल अंतर यही है कि समांतर चतुर्भुज में जहां केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर। यहाँ चित्र से अगर चित्र से ध्यान से देखें तो विकर्ण जो है बड़े छोटे हैं। कोण देखिए, यही जैसा कि अभी हमने टीएलएम के माध्यम से देखा हम लोगों ने कि यदि समचतुर्भुज के कोण 90-90 अंश के हो जाएं, कभी ऐसा हो जाए कि भुजाएं तो खैर बराबर है ही हैं पहले से, कोण भी बराबर हो जाए। कोण बराबर होने का मतलब 360 अंश टोटल होता है और 4 कोण है तो 360 को 4 से भाग देंगे तो 90-90 अंश के होंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण भी बराबर हों और प्रत्येक 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं हम वर्ग। यानी कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग की खासियत क्या है अलग से समझते हैं। इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर होंगे, जाहिर है, देखिए देखने में भी लग रहा है, और एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। ये खासियत, ये बराबर विकर्ण वाली खासियत आयत में भी है। आयत के विकर्णों को अगर ध्यान से देखें तो ये विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को आधे आधे पे माने बराबर पे या समद्विभाजित करते हैं। ये खासियत दोनों में है। लेकिन आयत का विकर्ण 90 अंश पे समद्विभाजित नहीं करते हैं, वर्ग और समचतुर्भुज के करते हैं। आगे एक और चतुर्भुज आएगा जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। वर्ग और आयत को एक बार समझते हैं एक साथ। आयत में यह कहा गया था इसकी परिभाषा में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। वर्ग को इसी परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। अर्थात वर्ग में आयत की परिभाषा लागू हो जा रही है और इस आधार पे प्रत्येक वर्ग एक आयत है। देखिए प्रत्येक वर्ग एक आयत भी हो गया। अब इसको पूरा देख लीजिए। चतुर्भुज में खास तरह का चतुर्भुज समलंब हुआ। समलंब, अब समांतर चतुर्भुज भी एक तरह का समलंब है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, वर्ग समचतुर्भुज है, वर्ग आयत भी है। आयत माने एक ही में सब गुत्थम गुत्था हैं। और यहाँ पर याद करिए नेबुला मैथ्स का समुच्चय पर आधारित एक वीडियो था, आप लोगों ने देखा भी है। अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय यानी सबसेट और सुपरसेट पर आधारित उस वीडियो में ये बातें अच्छे से बताई गई हैं। और परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आता भी है कि हाँ या ना में निशान बनाइए कि वर्ग आयत है कि नहीं। अब इन सभी से भिन्न एक अलग तरह का चतुर्भुज है जिसे हम लोग पतंग कहते हैं। ये वही पतंग है जिसे हम लोग बचपन में उड़ाते आए हैं। चित्र भी देखिए, पतंग टाइप है, वही पतंग है ही है। तो इसकी खासियत ये है कि जो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न का मतलब होता है जो सटी हुई भुजाएं हैं, ये और ये और ये और ये,
संलग्न भुजाओं का दोनों जोड़ा आपस में बराबर होते हैं। इसकी खासियत ये है, समझने के लिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कि इनके विकर्णों को देखिए। विकर्ण जो है 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं और इनके सम्मुख कोणों का एक जोड़ा, कोई एक जोड़ा आपस में बराबर होते हैं। इस चित्र में ये बराबर है, ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये भी बराबर हो जाए। देखिए इस चित्र में ये ज़्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा कम चौड़ा है। तो ये पतंग की खासियत है। पतंग की खासियत एक क्या है कि संलग्न भुजाओं के जोड़े आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात, इनके विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं और सम्मुख कोणों का एक जोड़ा बराबर होता है। आइए अब हम लोग उत्तल और अवतल चतुर्भुज को समझते हैं। अगर कोई दिया हुआ चतुर्भुज हो और इस हम जानते हैं कि टोटल इनका कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। यदि प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो तो ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। अभी तक हमने जो भी चतुर्भुज पढ़े हैं, आप देख सकते हैं कि सभी के प्रत्येक कोण 180 अंश से कम ही है। हम लोग जानते हैं कि 180 अंश का कोण सीधा बनता है और इसलिए ये सारे के सारे चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज हैं। और कभी ऐसा हो जाए कि दिए हुए चतुर्भुज का कोई एक कोण 180 अंश से ज़्यादा हो, जैसे देखिए ये कोण 180 अंश से ज़्यादा है, तो ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं अवतल चतुर्भुज। आइए एक और चतुर्भुज है, उसको भी पढ़ लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज हो जिसके शीर्ष, चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हों। देखिए ये लाल वाला चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, शर्त केवल यही है कि उनके जो शीर्ष हों 1 2 3 4 ये कोने जो हैं ये किसी वृत्त पर स्थित होने चाहिए। ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज पर अगला वीडियो बनेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए इन सभी प्रकार के चतुर्भुजों को एक टेबल की सहायता से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। टेबल में क्रम संख्या, चतुर्भुज, उनके सामान्य से चित्र और उनकी परिभाषा और सामान्य विशेषताएं दी गई हैं। समलंब में के विकर्णों में कोई खासियत नहीं होती है, किसी खास नियम का वो पालन नहीं करते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग दिए गए हैं। ये चारों ही वास्तव में समांतर चतुर्भुज ही हैं, इसलिए आयत, समचतुर्भुज और वर्ग में समांतर चतुर्भुज की सामान्य विशेषताएं लागू होती हैं। यहाँ आते हैं, प्रश्न है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं। देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज के कॉलम में लिखा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वर्ग, समचतुर्भुज और आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसलिए इन तीनों के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ लाल कलर से कि समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है कि किन चतुर्भुजों के विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए आयत और वर्ग के चित्र को ध्यान से देखें और विकर्णों पर गौर करें तो देखेंगे कि इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं।
बाकी चित्र को ध्यान से देखने पर पाएंगे कि इनके विकर्ण बड़े छोटे हो जाएंगे। देखिए ये बड़े छोटे हो जा रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि आयत और वर्ग। अंतिम प्रश्न, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं? तो लास्ट के जो 3 चतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग, यहाँ देखिए समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग, इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा। अंत में आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको आप पूरा हल कर लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे कि आपने कितना सही किया है।